Yes, a very good afternoon to all students. Today we are going to study the chapter number 7, that is alternating current, and in this today we are going to study AC through inductor, through an inductor. एक इंडक्टर के अक्रॉस AC जो होगा वो जब फ्लो होता है तो क्या होता है, कितनी पावर वहाँ पर डिसिपेट होती है, कितना या कितनी वोल्टेज वहाँ पर जनरेट होती है, वो सारी करंट की वैल्यू वहाँ पर क्या आएगी, वो सारी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया था रेसिस्टेंस, किसी प्योर रेसिस्टेंस के अक्रॉस जब हम AC लगाते हैं तब कितनी पावर डिसिपेट होती है. ठीक है, तो हमने कल फाइंड आउट किया था कि द एवरेज पावर डिसिपेटेड थ्रू अ रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस R वेयर Im इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, देन एवरेज पावर डिसिपेटेड इज हाफ ऑफ Im स्क्वायर इंटू R, ये होती है. ठीक, लेकिन अभी तक जो हम पावर का फॉर्मूला पढ़ते आए वो क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R. तो यहाँ पर ये I कौन सा है, यहाँ पर तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा आ गया. ठीक, लेकिन अभी तक आपको ध्यान हो तो रेसिस्टर के अक्रॉस कितना पावर कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है या कितनी पावर डिसिपेट होती है, तो हम सीधे सीधे कहते हैं I स्क्वायर R. तो ये वाला I कौन सा है, तो ये जो I है ये I हम पढ़ते थे ये AC करंट के चैप्टर में, इसी को हम नाम देंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट. क्या, रूट मीन स्क्वायर करंट या करंट की RMS वैल्यू. क्या कहेंगे, करंट की RMS वैल्यू. यानी अभी तक जो एक्चुअल वैल्यू हम स्टडी करते आए हैं वो एक्चुअल वैल्यू किसकी थी, हम हमेशा RMS वैल्यू बोलते हैं. ठीक है, ना कि पीक वैल्यू. जब भी हमें करंट के किसी रेसिस्टर के अक्रॉस पावर डिसिपेशन की बात करते हैं तब हम किस करंट की बात करते हैं, रूट मीन स्क्वायर करंट की. और उस रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू होती कितनी है, तो हमने अभी एवरेज पावर निकाली. एवरेज पावर इज इक्वल टू हाफ ऑफ Im स्क्वायर इंटू R होता है. ठीक, इस पूरी क्वांटिटी को हमने क्या कहा कि IRMS किसके इक्वल है, IRMS इज इक्वल टू, या IRMS का जो स्क्वायर होगा वो Im स्क्वायर बाई 2 इसके बराबर होगा. ठीक है, IRMS किसके बराबर होगा, इस पूरी क्वांटिटी को या कोई एक ऐसी क्वांटिटी यहाँ पर रख दूँ जो कि क्या बन जाए, I स्क्वायर. इसलिए हमने क्या किया, Im स्क्वायर बाई 2 को हमने किसके इक्वल लिखा, IRMS के स्क्वायर के इक्वल. तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि RMS वैल्यू क्या आएगी करंट की, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या आएगी करंट की, तो ये आ जाएगी पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2. ठीक, ये वैल्यू कितनी आएगी, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2. यानी अगर आपको पीक वैल्यू गिवन है तो आप RMS वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक, और जब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं AC करंट के केस में, AC चैप्टर के केस में, तो आप हमेशा I की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, IRMS के बराबर यूज़ करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पर Im तो ठीक है भाई मैक्सिमम वैल्यू है अपॉन रूट 2. रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414. ठीक है, ये आती है. इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास, IRMS कम्स आउट टू बी 0.707. कितनी आ जाती है, पीक वैल्यू की 0.707 टाइम्स आती है RMS वैल्यू. ठीक, यानी पीक से थोड़ी सी कम होगी आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. समझ में आ रही है बात, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि IRMS इज इक्वल टू 0.707 ऑफ मैक्सिमम करंट. क्लियर, इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो पीक वैल्यू हमें दी होती है, या यूँ कहिए कि जो वैल्यू पीक वैल्यू है उससे कम होती है कुछ ना कुछ RMS वैल्यू. ठीक है, यानी Im पीक वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन IRMS. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से हमेशा ही क्या होगी, ग्रेटर होगी पीक वैल्यू. ठीक है,
इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? ठीक, तो अगर मैं करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं, क्या बनाए? करंट का ग्राफ बनाए विद टाइम। ठीक है, तो ये कुछ अगर ग्राफ हमारे पास साइनोसॉइडल आता है, साइन के वेव के फॉर्म में आता है, ये आएगा। ठीक, तो ये जो पीक वैल्यू आ रही है आपकी, ये तो है आपकी आई एम, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक, लेकिन आई आर एम एस कहाँ मिलेगी आपको? इससे थोड़ी सी 70% या 0.707 ऑफ आई एम, ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ये वाली, ये वैल्यू क्या है? दिस इज आई आर एम एस। क्लियर हुई बात? ये तो हो गई आपकी पीक वैल्यू। ये जो है यहाँ पर, ये तो है आपके पास आई एम, पीक वैल्यू, और ये जो पॉइंट शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? Yes students, is it clear now? ओके, एक बात और, हमें घरों में हमें कहते हैं कि 220 वोल्ट वोल्टेज आती है आपकी, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घरों में प्रोवाइड होती है वो 220 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर 220 वोल्ट कौन सी वैल्यू है? इट इज़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। आपको जो वोल्टेज की वैल्यू दे रहा है वो किसकी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है उसकी। ठीक है, यानी कि 220 वोल्ट वो बोल रहा है, इसका मतलब वो वोल्टेज किसकी बात कर रहा है? आरएमएस वोल्टेज की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे करंट, पीक करंट आईएम और आरएमएस करंट आईआरएमएस, इसी तरह से वोल्टेज भी दो तरह से होती है और वो भी इसी तरह से वेरी होती है। कैसे? एक तो आपने पढ़ा है वीएम, दैट इज पीक वोल्टेज। ठीक, और दूसरी होती है VRMS। ठीक, यानी वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ये भी ऐसे ही चेंज होती है, या इसकी वैल्यू होती है V मैक्सिमम डिवाइडेड बाय √2। वोल्टेज के लिए भी इसी तरह से वेरी होती है ये। ठीक है, यानी चाहे RMS वोल्ट करंट हो, चाहे RMS वोल्टेज हो, दोनों ही किसके इक्वल होती हैं? पीक वैल्यू ऑफ द करंट और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय √2। क्लियर है ये बात? यहाँ तक तो क्लियर होनी चाहिए, आई होप। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रहा है तो वो 220 वोल्ट क्या है? 220 वोल्ट्स इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वो वोल्टेज की कौन सी वैल्यू है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, तो जिनको ये नोट करना चाहे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसको एसी थ्रू इंडक्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर आई की जगह IRMS रख दूँ, पीक वैल्यू की जगह RMS वैल्यू रख दूँ, तो एवरेज पावर विल बिकम IRMS होल स्क्वायर इंटू R। और ये फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर हो गया हमारे इस फॉर्मूले के साथ जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए हमारे घरों में कितनी वोल्टेज आती है। ये तो आप सभी को पता होगा कि हमारे घरों में जो एसी आता है उस एसी में दो चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। कौन कौन सी? कि 220 वोल्ट्स आती है हमारे घरों में वोल्टेज। ठीक, और फ्रीक्वेंसी जो होती है उस एसी की जो हमारे घरों में आ रहा है, ठीक है, हमारे घरों में जो एसी आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़। ठीक, हर्ट्ज़ क्या होती है? पर सेकेंड एक यूनिट होती है जिसको हम कहते हैं हर्ट्ज़। ठीक है, तो यानी कि एक बार में यूँ कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। इसका मतलब एक सेकेंड में हमारा एसी करंट कितने चक्कर लगा रहा है? वो एक साइकिल 50 टाइम्स आ रही है 1 सेकेंड में। समझ में आई बात? यानी 50 टाइम्स वो अपनी फ्रीक्वेंसी या उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। एक साइकिल 50 बार रिपीट हो रही है एक सेकेंड में, ये मतलब है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो 220 वोल्ट्स की एसी आती है हमारे घरों में, या इतनी वोल्टेज आती है, और 50 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। लेकिन ये जो 220 वोल्ट आपको पता है, दिस इज़ VRMS वैल्यू। ये क्या है? वोल्टेज की RMS वैल्यू। तो फिर पीक वैल्यू कितनी आती है वोल्टेज की?
जो पीक वैल्यू हम स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम Vm कह रहे हैं, है ना, ये क्या होगी, ये क्या हो जाएगी, पीक वैल्यू हो जाएगी √2 टाइम्स Vrms। Vm किसके इक्वल होगा, √2 इंटू Vrms। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ये चीज़ यहाँ पर लगाऊं तो ये Vrms की वैल्यू है, यानी 220 इंटू √2 इज इक्वल टू द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच इज कमिंग एट आवर होम्स। हमारे घरों में जो वोल्टेज आ रही है उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, 220 इंटू √2। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी, इट इज़ 220 मल्टीप्लाइड बाय 1.414 और ये वैल्यू आपके पास नियरली इक्वल आएगी 311 वोल्ट्स। किसके इक्वल आएगी, 311 वोल्ट्स। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे घरों में जो एसी आती है उसकी पीक वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आपको 220 वोल्ट भी मिलेगा, 311 वोल्ट भी मिलेगा, इसके अलावा और 2-3 ऑप्शन होंगे। तो आप समझ जाना कि 220 वोल्ट जो हम बोलते हैं दैट इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज विच वी आर taking, and the peak value of the voltage which is coming at our homes is 311 volts। क्लियर, तो हमारे घरों में जो एसी आ रही है उसकी वोल्टेज कितनी है, पीक वोल्टेज है 311 वोल्ट्स। क्लियर, क्लियर है बच्चों। चलें आगे, चलिए अब हम बात करते हैं एसी थ्रू एन इंडक्टर। और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए एसी थ्रू एन इंडक्टर। एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पर कई बार इसी को आप कहते हैं प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर मतलब एक ऐसा इंडक्टर जिसके अंदर खुद का कोई रेसिस्टेंस नहीं हो। ठीक है, उसकी खुद की कुछ वैल्यू हो, इंडक्टेंस की कुछ वैल्यू हो, लेकिन रेसिस्टेंस नहीं हो। ठीक है, एसी थ्रू अ प्योर इंडक्टर। ठीक, मान लीजिए कोई एक इंडक्टिव सर्किट है। देखिए एक एसी है, एसी सोर्स है, ये हो गया आपका एसी सोर्स जिसकी वोल्टेज है फॉर एग्जांपल E। ठीक, और इसके अक्रॉस आपने अप्लाई किया, लगा दिया एक इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस है L। ठीक है, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस है L और E एसी सोर्स के साथ आपने इसको लगाया है। ठीक है, अब इसके साथ हमने क्या कंसिडर किया, कंसिडर एन इंडक्टर कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ EMF E। ठीक, EMF या यूं कहिए कि E मान लीजिए। ठीक है, EMF के एसी सोर्स के साथ हमने कनेक्ट किया एंड हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस, ये वर्ड पढ़ा है ना लास्ट चैप्टर में, हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L, उसका खुद का सेल्फ इंडक्टेंस है L। ठीक है, ऐसे इंडक्टेंस के साथ आपने कनेक्ट, एक इंडक्टर के साथ आपने एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब ये जो E है, ठीक है, जो EMF सोर्स आपने लगाया, एसी सोर्स आपने लगाया, इसको मैं कह सकती हूँ VM या E कहें, या इसको मैं कह दूँ V, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में करा था उसी तरह से चलते हैं। तो V जिसको मैं E के इक्वल कह रही हूँ, वो किसके इक्वल होगा, VM साइन ओमेगा t। ठीक, जहाँ पर ओमेगा क्या है, इस एसी सोर्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट एनी टाइम t। t टाइम पर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है किसी भी उस पर्टिकुलर एसी सोर्स की। ठीक है, अब यहाँ पर Vm क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, और आई कैन से पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, अब अगर आपको ध्यान हो, इस सर्किट में क्या लगाते हैं, KVL।
अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द लूप। इस लूप में हम क्या लगाएं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो ये लीजिए, हमने मान लिया एक पाथ और उस पाथ के अक्रॉस हम क्या लगाएंगे? वोल्टेज लॉ। ठीक है, अब देखो इस पाथ में एक वोल्टेज सोर्स क्या है? E इज इक्वल टू कह दूं मैं V। ठीक है, तो एक वोल्टेज सोर्स तो है V, ठीक, प्लस दूसरा वोल्टेज सोर्स है ये L। अब आप कहोगे मैडम L को कैसे वोल्टेज सोर्स लिखें? तो आपको ध्यान होगा पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है? तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है L माइनस एल डी आई बाई डी टी। ध्यान है ये? तो ईएमएफ क्या है? वोल्टेज ही तो है। ठीक, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस माइनस एल डी आई बाई डी टी इतना ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक, और क्योंकि ये माइनस साइन क्या लेंस लॉ के अकॉर्डिंग वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए यहाँ पर प्लस के साथ हम क्या यूज करेंगे? V वोल्टेज प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी, दिस सम शुड बी इक्वल टू 0। ये सम किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? ठीक है, अब ये यहां तक है, तो अब इसको देखिए आगे। इसको मैं कैसे लिख सकती हूं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। लिख सकते हैं V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और एल डी आई बाई डी टी यानी यहाँ से मैं डी आई बाई डी टी की वैल्यू निकाल सकती हूँ। डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू V बाय एल। कितना है? V बाय एल। ठीक है यहाँ तक? अब V की वैल्यू है कितनी? V की वैल्यू है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ये वैल्यू है Vm साइन ओमेगा टी। ठीक, ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो डी आई, या इसी को मैं यहीं पर लिख रही हूँ, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी अपॉन एल। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलते हैं आगे। अब डी आई यानी ये डी आई इज इक्वल टू वी एम बाय एल इंटू साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, ऐसे लिख सकते हैं। ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दे रहा है आपको, तो इंस्टेंट का करंट तो आपको ऐसे मिल रहा है, तो पूरे साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए करंट कैसे मिलेगा? इस दोनों साइड्स को आप क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ आप इंटीग्रेट करें। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, इस ऊपर वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने पर हमें यहाँ क्या मिला? इसको इंटीग्रेशन ऑफ डी आई आप कहें, दिस इज इक्वल टू वी एम बाय एल इंटू, और आई कैन से इंटीग्रेशन ऑफ वी एम बाय एल इंटू साइन ओमेगा टी, और इसको आप डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। ठीक, ये किसके इक्वल आएगा? दिस विल बी इक्वल टू करंट आई। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ये आपके करंट आई के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इंटीग्रेट करें तो Vm क्या है? कांस्टेंट है। L भी क्या है? कांस्टेंट। Vm और L दोनों कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ वेरिएबल है क्या? साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी, और ये जो साइन ओमेगा टी है इसको इंटीग्रेट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ तक पहले तो एक बार कॉपी कर ले। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? हाँ प्राची, देखो बेटा, डी आई बाई डी टी हम कह रहे हैं, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई एल है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पर हमने v की वैल्यू सब्सटीट्यूट की है, कुछ भी नहीं किया। v की वैल्यू क्या है? E इज इक्वल, या v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है ना,
वही वैल्यू हम यहाँ v की जगह सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो v की जगह सब्सटीट्यूट करोगे तो न्यूमरेटर में आ जाएगा Vm sin ओमेगा t और डिनोमिनेटर में आपके पास रह गया L, तो उस L को वहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। समझ में आई बात, नहीं आई? तो Vm क्या है? पीक वैल्यू, और एक इंडक्टर के लिए L कांस्टेंट रहता है, ठीक है, इसलिए Vm/L दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हो गए तो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ जाएंगे। अब बचा क्या हमारे पास? अब रह गया हमारे पास साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? चलें आगे। चले बच्चों आगे। चलिए, तो इसके आगे देखिए, अब इसके आगे इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा? एक नई क्वांटिटी हमें देखने को मिलने वाली है आज। I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Vm/L तो कांस्टेंट है आपके पास, तो Vm/L दोनों ही बाहर आ जाएंगे, Vm/L, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, इसका टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी। रख देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास Vm/L इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा तो क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक। ये तो कांस्टेंट है एक एसी सोर्स के लिए, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। यानी अब हमारे पास आ गया Vm/ओमेगा/L इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। इसको माइनस में मैं किसी वजह से रख रही हूँ, ठीक है। तो I क्या हो गया? I इज इक्वल टू Vm/ओमेगा/L इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस प्राची, चलें आगे। तो अब देखिए, अब इस वाली जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हमें कंपेयर किस फॉर्म के साथ करना है? हमने करंट की वैल्यू को किसके, या वोल्टेज को हमने कैसे रखा है? वोल्टेज को हमने वैल्यू रखी है वोल्टेज की Vm sin ओमेगा टी, है ना। तो हमें इसके साथ और करंट को भी कुछ इसी फॉर्म में लाना है, ठीक। तो हमने क्या किया? इसको तो छोड़ दिया, लेकिन माइनस कॉस ओमेगा टी जो है, क्या है? माइनस कॉस ओमेगा टी, इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस π/2। क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? तो हमें पता है कि माइनस कॉस ओमेगा टी, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमें ये पता है ना, साइन को जब कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो π/2 माइनस थीटा हो, तो साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाता है, कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा तो वो साइन थीटा बन जाता है। तो वहीं से हमने इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक। अब हम ये लिख सकते हैं, इस फॉर्म को यूज़ करेंगे हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो करंट क्या आ जाएगा? I इज इक्वल टू Vm/ओमेगा/L इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। कुछ ऐसी एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास, ठीक। करंट I इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय ओमेगा/L इंटू साइन ओमेगा टी माइनस π/2। अब ये एक्सप्रेशन, इसको मैं कंपेयर करती हूँ एक्सप्रेशन इसके साथ, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। या सीधे सीधे साइन ओमेगा टी वाली जो एक्सप्रेशन थी हमारी रेसिस्टर की, उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि साइन के साथ तो जो भी होता है वो एंगल होता है, ये तो पता है। ये तो फेज डिफाइन करेगा। क्या डिफाइन करेगा? फेज को डिफाइन करेगा करंट और वोल्टेज के बीच में। लेकिन I0 क्या है? ये कांस्टेंट वैल्यू जो आ रही है, ये क्या है? I0, यानी यहाँ पर I0 किसको लिख देंगे हम?
पीक वैल्यू, सॉरी I0 नहीं कहेंगे, इसको IM कहेंगे। क्या कहेंगे? IM। आपकी टेक्स्ट किसी बुक में ये I0 भी दिया रहता है, तो आपको वो नहीं देखना है, आपको इसको IM मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये हुआ, ठीक है। अब इसको देखो, इसका मतलब ये जो I0, फिर से I0 लिख दिया, ये लीजिए IM, ठीक है। तो पीक वैल्यू कितनी आई करंट की? पीक वैल्यू आ गई आपके पास पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। क्या आई? पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय ओमेगा एल। अब ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर किसके जैसा बन रहा है कि I इज इक्वल टू V बाई आर होता था रेसिस्टेंस के केस में, क्या होता था? V बाय आर। तो यहाँ पर ये जो ओमेगा एल आ रहा है, इसको हम डिनोट करते हैं बाय XL, ठीक, और इसको नाम देते हैं रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम दिया हमने? इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। XL क्या है? XL हो गया ओमेगा एल को ही हम कहते हैं XL, और ये XL क्या है? इसको नाम देते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये वही काम करता है जो एक रेसिस्टर काम करता है। जैसे रेसिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है, तो इंडक्टर में जो क्वांटिटी अपोज कर रही है करंट को, उसी को हम कहते हैं रिएक्टेंस। क्या नाम लेते हैं? रिएक्टेंस। और क्योंकि ये इंडक्टर के कारण आया हुआ रिएक्टेंस है, इसलिए हम कह रहे हैं ये क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर? इसलिए ये क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और ये किसके इक्वल होगा? तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, ठीक। यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट यहाँ लिख दो, SI यूनिट, इसकी भी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट भी होगी ओम। जो रेसिस्टेंस की होती है वही यूनिट इसकी भी होती है, यानी SI यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज ऑल्सो ओम। ये बिल्कुल सिमिलर है, एनालॉगस है किसके साथ? हमारे रेसिस्टेंस के साथ, इसलिए हमने इसकी यूनिट भी क्या रख दी? ओम रख दी, और इसको नाम भी क्या दे दिया? वो रेसिस्टेंस है, तो ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है बच्चों, ठीक है। एक बात और, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। हाँ बोलो बच्चों, किसी को कोई डाउट है? चलें आगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर डायग्राम यानी करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफ बना के देखते हैं कैसा बनता है, ठीक है। करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाते हैं और वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे को दोनों वैल्यूज़ क्या मिली थी? तो वोल्टेज तो हमने शुरुआत में मान के चला है VM साइन ओमेगा टी, ठीक। और इस वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो हमें करंट मिला, वो करंट कितना मिला? ये रहा। वो करंट हमें मिला I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, इससे पहले वाला था, ठीक है। यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 भी है, ठीक है। तो ये वाला, ये तो हो गया करंट और ये हो गया वोल्टेज, ठीक है। ये वोल्टेज और ये करंट, अब दोनों के का ग्राफ बनाए विथ टाइम, ठीक है। टाइम के साथ बना लो या ओमेगा टी के साथ बना लो, ठीक है। ओमेगा टी के साथ ही बना लेते हैं एक बार। इस तरफ या तो वोल्टेज होगा या फिर करंट, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास होगा इस तरफ ओमेगा टी, ठीक है। अब जो वेव बनेगी किसकी? वोल्टेज का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। जहाँ पर ये तो होगी आपकी VM वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक। और ये होगी कहाँ पर? ये पाई बाय 2, यहाँ पर पाई एंगल है, यहाँ पर एंगल है जहाँ पर पीक आपको मिल रहा है, तो ये है आपका 3 पाई बाय 2 और ये हो गया आपका 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ से ये तो किसका ग्राफ हुआ? वोल्टेज का। और वोल्टेज में देखो साइन के एंगल के साथ, साइन के साथ वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ठीक। अब आते हैं करंट पे।
ठीक है, तो आई एम किसके इक्वल है, आई एम इक्वल है वी एम बाई ओमेगा एल। आई एम किसके इक्वल है, वी एम बाय ओमेगा एल, और वी एम बाय ओमेगा एल के इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आई एम होगा ये कुछ वैल्यू इसकी कम होगी, वोल्टेज की वैल्यू से कुछ वैल्यू कम होगी। तो यूँ मान लीजिए कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो सुनो। एक बात और कि यहाँ पर एंगल ओमेगा टी नहीं है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, इसका मतलब पाई बाय 2 एंगल पीछे है, माइनस समथिंग इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ओमेगा टी, ओमेगा टी में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पीछे चला जाएगा, एंगल पाई बाय 2 एंगल पीछे जाएगा। इसका मतलब वोल्टेज का अगर ऐसा ग्राफ है तो करंट आपका पाई बाय 2 फेज पीछे चलता है, करंट पाई बाय 2 फेज पीछे चलता है। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि करंट का ग्राफ आपका ऐसे होगा, कुछ ये वैल्यू होगी, जहाँ पर ये जो आपको वैल्यू मिलेगी ये वैल्यू होगी आपकी पीक वैल्यू ऑफ करंट, और यहाँ पर भी माइनस पीक वैल्यू ऑफ करंट। और ये ग्राफ देखो, एक इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो तो मैंने इसी ग्राफ को थोड़ा सा यूँ कहूँ कि इसी ग्राफ को मैंने थोड़ा ऐसे खींच दिया है आगे, इसका आगे का देखोगे तो यहाँ आएगा कहीं, ठीक है, तो इसी ग्राफ को मैंने थोड़ा पीछे खिसका दिया है, पाई बाय 2 एंगल पीछे कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर ये ग्राफ समझ में आ रहे हैं, ये आपका वोल्टेज का ग्राफ है और ये डॉटेड ग्राफ है आपका करंट का, ठीक, दोनों हैं। और अब इन दोनों के लिए आपको इतनी बात समझ में आ गई, और इन दोनों को अगर मैं समझूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, एंगल का अंतर कितना है, तो अंतर तो है पाई बाय 2, ठीक, लेकिन इसमें क्या है, पाई बाय 2 माइनस हो रहा है ना, इसका मतलब करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 फेज पीछे चल रहा है। क्या कहेंगे, करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय फेज पाई बाय 2, पाई बाय 2 फेज से वोल्टेज, या यूं कहें कि पाई बाय 2 फेज से करंट वोल्टेज से पीछे चल रहा है। समझ में आई बात, यानी कि अगर मैं इसका वो बनाऊं, वेक्टर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो अब समझ में आएगा तुमको, थोड़ा सा क्लियर हो रही है बच्चों, बात नहीं हो रही है, क्लियर हो रही है बच्चों, बात नहीं हो रही है, कि मैं जैसे आपके लिए हमने बनाया था वोल्टेज इधर और करंट भी इधर ही बनाया था, करंट वेक्टर भी इधर ही बनाया था रेसिस्टर के केस में, ठीक है, तो हमने कहा था कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल कितना है, पाई बाय 2। इसका मतलब यहाँ पर अगर वोल्टेज इस जगह पर है तो करंट आपको किधर मिलेगा, इससे पाई बाय 2 एंगल पीछे, यानी वैल्यू तो कम ही होगी, मैग्नीट्यूड तो उसकी कम ही होगी, और कितनी होगी, वो होगी आई एम कितनी होगी, वी एम बाय ओमेगा एल के बराबर होगी, और कितने एंगल पीछे होगा, तो पाई बाय 2 एंगल पीछे होगा। समझ में आई बात, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि करंट इज लैगिंग बिहाइंड, क्या कह सकते हैं, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय 2, बाय एंगल पाई बाय 2 से करंट लैग हो रहा है, पीछे आ रहा है, या यूँ कहूँ कि वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट, वोल्टेज जो है वो करंट से आगे है बाय एंगल पाई बाय 2। समझ में आई बात, नहीं आई बच्चों, क्लियर है? यस स्टूडेंट्स, इज द थिंग क्लियर टू यू? समझ में आ गई बात, यानी कि रेसिस्टर के केस में जो वोल्टेज और करंट है वो इन फेज चलते हैं, साथ साथ चलते हैं, लेकिन इंडक्टर के केस में जो फेज डिफरेंस है
फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड, या यूँ कहूँ कि वोल्टेज एंड करंट इज पाई बाय 2। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो अगर आप वोल्टेज की जगह यहाँ पर अगर करंट को बना देते हैं, क्या करते हैं, इसकी जगह ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर आप बना दिया आपने करंट I, ठीक। तो अब इससे पाई बाय 2 एंगल आगे आपको बनाना पड़ेगा वोल्टेज VL। VL क्यों लिख रही हूँ कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। तो I अगर इधर है तो वोल्टेज किधर होगा, इससे पाई बाय 2 एंगल आगे, ठीक। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा पाई बाय 2, और ये पाई बाय 2 क्या बता रहा है, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन इंडक्टर। एक इंडक्टर के में अंदर करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाय 2। अब यहाँ देखो, जब वोल्टेज 0 है तो करंट मैक्सिमम है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट 0 है। यही समझा रहा है कि यहाँ पर वोल्टेज और करंट एक दूसरे से पाई बाय 2 फेज के डिफरेंस पर चल रहे हैं, ठीक। यानी जब करंट हो गया मैक्सिमम तो वोल्टेज खुद को 0 कर देगा, और जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया तो करंट खुद को 0 कर देगा। और इसको समझना बहुत आसान है। कैसे? हमें पता है कि जब करंट बढ़ेगा धीरे धीरे तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, और वो जनरेट होगा तब तक करंट भी बढ़ेगा अपना, ठीक। और जैसे ही मैक्सिमम पे पहुंच गया वोल्टेज तो क्या होगा, या करंट जो है मैक्सिमम पर पहुंच गया, करंट मैक्सिमम पर पहुंचते ही उसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अब जैसे ही वो कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम हो गया, तब वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अच्छा, फिर तो होने वाली, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? हाँ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखेंगे आप कि यहां पर एक्सेल क्या है, एक्सेल हमारे पास नया वर्ड आया, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और ये किसके इक्वल होगा, ओमेगा एल के इक्वल होगा, ठीक है। हाँ, कौन बोल रहा है बेटा, किसको क्या डाउट है, बोलो। कोई डाउट है बच्चों किसी को? चलिए, तो ये ध्यान रहे कि ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल, और ये किसके इक्वल है, ये इसकी यूनिट होती है ओम में। अब एक बात और समझ लो, क्योंकि ये ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है, ओमेगा पर। और ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक बार ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें आगे, चलिए। अब एक बात यहाँ पर जो समझने की है वो ये है कि ये जो रिएक्टेंस है एक्सेल, ये क्या है, ओमेगा इंटू एल, और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, या यूँ कहूँ कि अगर आप फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, बाय न्यू, ठीक। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू एल। किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी 0 तो इंडक्टेंस का रिएक्टेंस या इंडक्टर का रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगा, 0, यानी न्यू 0 फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी हो गई 0 तो एक्सेल भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब रेसिस्टेंस के ऊपर फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, रेसिस्टेंस जो होता है वो फिक्स होता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा पर डिपेंड कर रहा है। तो ओमेगा 2 पाई एफ होता है या 2 पाई न्यू होता है। तो न्यू की फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होगी। अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सेल भी क्या हो जाएगा, 0। और अगर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, मैक्सिमम। बाकी सब तो कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर इंडक्टर के लिए, ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ तक आप पढ़ के रखेंगे। और इंडक्टर का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रखा है आपकी टेक्स्ट बुक में 7.2 है या 7.3 है, ठीक है। इसको आप सभी के सभी
देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे यहाँ तक। क्लियर है बच्चों? So with this we can end our meeting for today.